आइए अब बातचीत करेंगे हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। वक्फ संशोधन बिल के बाद जिस तरीके से घमासान आप देख रहे हैं, संसद से सड़क तक मचा हुआ है, राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, इस सब के बीच में सियासी समीकरण देखिए। एनडीए के कई घटक दल हैं जिनके खासतौर पर मुस्लिम नेता जो हैं वो भी कई जगहों पर विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अंदर की टूट फूट को आज थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। वक्फ संशोधन बिल संसद से तो पास हो गया है, लेकिन इससे एनडीए में शामिल उन दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जो अपने को सेक्युलर कहते रहे हैं। बिहार में जेडीयू और उत्तर प्रदेश में आरएलडी। आपको याद होगा अजदुद्दीन ओवैसी दो नाम बार बार लेते रहे, नीतीश कुमार जयंत चौधरी, नीतीश कुमार जयंत चौधरी। चिराग पासवान का नाम भी हालांकि वो ले रहे थे, लेकिन चिराग पासवान अपने स्टैंड को क्लियर कर चुके हैं पहले ही, और इसी तरह जेडीयू के नेताओं ने भी अपने स्टैंड को क्लियर करा है। लेकिन अल्पसंख्यक नेता जो इन दलों से जुड़े हुए हैं वो अपनी अपनी पार्टियों से इस्तीफा दे रहे हैं, और ये एक अलग तस्वीर पेश करता है। इसको थोड़ा समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बीजेपी नेता जहां संसद में वक्फ संशोधन बिल के पारित होने से बेहद खुश है, तो वहीं एनडीए के उसके कुछ सहयोगी दल मुश्किल में फंस गए हैं। यूपी में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे बीजेपी की बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करने में लगे हैं। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। बीजेपी नेता चाहे जितना भी खुश हो, लेकिन उसके कुछ सहयोगी मुसीबत में हैं। यूपी में आरएलडी में भी मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देने की शुरुआत कर दी। पार्टी के महासचिव शहजेब रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। साथ ही ये दावा किया कि आने वाले समय में कई और नेता भी आरएलडी छोड़ देंगे। बिहार में जेडीयू तो ज्यादा मुश्किल में है, वो अपने मुस्लिम नेताओं को मनाने में लगा हुआ है। बिहार में जेडीयू के कई अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू से इस्तीफा देने वालों में नदीम अख्तर, मोहम्मद कासिम अंसारी, मोहम्मद शहनवाज मलिक, तबरेज सिद्दीकी और राजू नैयर समेत कई नेता शामिल हैं। इस बारे में पटना में जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे सवाल करना शुरू किया तो वो मुश्किल में फंसे हुए दिखाई दिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी इधर उधर की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? वालों को भी नहीं मिला, आपके लाई है, ये जवाब दीजिए। अरे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई। उधर आरजेडी ने जेडीयू को बीजेपी का अल्पसंख्यक विरोधी प्रकोष्ठ तक बता दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर इस वक्फ संशोधन बिल को कूड़े में फेंक दिया जाएगा। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। शुक्रिया। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। जेडीयू को भरोसा था कि वो डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और जब भी जेडीयू के समक्ष कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तेजस्वी यादव खुलकर बैटिंग करते हैं और जेडीयू पर हमले करते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। आइए इस पर बातचीत करते हैं। परिमल कुमार जी प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू मेरे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, और आरजेडी प्रवक्ता थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। परिमल जी, पहला सवाल तो आप ही से बनता है, क्योंकि अभी हम जो रिपोर्ट देख रहे थे उसमें तो बड़ी चिंताजनक स्थिति आपके लिए है। बीजेपी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये मुस्लिम जो नाराजगी सड़कों पर देखने को मिल रही है, अल्पसंख्यक नेताओं के जो इस्तीफे हो रहे हैं, तो क्योंकि आपका वोट बैंक रहा है, हो सकता है बीजेपी उतना ना सोचती हो, पर आपके लिए तो चिंताजनक है। देखिए, हमारे लिए तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि आप समझे कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने अपने कामों के द्वारा लगातार 2005 से जो काम किए उनके कल्याण और विकास के लिए एक पुख्ता विकास भी हुआ, और ऐसा फील होता है कि
और ये रियलिटी भी है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार में अल्पसंख्यक सच्चे हितैषी है। जहां तक पर्टिकुलरली कुछ जो मीडिया समाचारों में हम लोग सुन रहे हैं, तो वो हम लोग भी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि जिन व्यक्तियों का नाम आप लोग लेते हैं कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, हम जैसे लोग भी पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता भी उनको नहीं आते। तो आप समझे कि जो वक्फ बिल है वो किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं लाया गया। ये जन कल्याण, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक भाइयों के विकास के लिए, उनके जो उनके हित सुनिश्चित हो, इसके लिए ये बिल लाया गया। और आप समझे कि हम लोगों ने, जनता दल यूनाइटेड ने जो समर्थन किया, तो उसका आधार ये था कि हम लोगों ने अपनी बातें जेपीसी के सामने रखी। कुछ रिजर्वेशन जो थे, देखिए अभी आप देख रहे थे कि अभी आपने देखा पत्रकार वहां पर भी ये सवाल पूछ रहे थे कि वो एक ही सवाल जानना चाह रहे हैं कि ये जो अल्पसंख्यक नेता इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मैसेज गलत जा रहा है। उस पर आप बहुत सारी बातें आपकी तरफ से आती हैं, पार्टी के अन्य नेताओं की तरफ से आती हैं, लेकिन मूल मुद्दा बरकरार रहता है कि ये लोग चलिए मैं इस पर दोबारा आऊँगा क्योंकि मेरा ये सवाल बरकरार रहेगा आपसे। डॉक्टर संजय, बेशक देखिए पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है, हमने परिमल जी को भी सुना, उनसे पहले भी जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें थी। बट ये क्या जनता दल यूनाइटेड के लिए चिंताजनक स्थिति हो सकती है? उनका एक वोट बैंक है। बेशक भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का तरीका अलग है, और जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि ये सनातन वाला मुद्दा, हिंदुत्व की राजनीति इस बार बिहार चुनाव में खूब जमकर चलने वाली है, चल ही रही है, शुरुआत तो हो ही गई है। नीतीश कुमार जी का जो सेकुलर छवि है उसको लेकर के वो बड़े कॉन्शियस रहते हैं, बड़े अलर्ट रहते हैं, और इमेज को लेकर के तो नीतीश कुमार हमेशा से सतर्क, एक शब्द कह सकते हैं कि सतर्क रहते हैं। स्वाभाविक है, ठीक है, बड़े नेता, छोटे नेता, लेकिन जो आम लोगों में एक परसेप्शन जो बना है कि नीतीश कुमार जी ने इस बिल के समर्थन में अपना सहयोग दे करके शायद हमारे हितों की अनदेखी की है, ये एक परसेप्शन बना है। और ये परसेप्शन बनने की वजह से निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं उसके नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, आपके वोट के परसेंटेज पर मैं नहीं जा रहा हूं कि आपको 5% मिलता था कि 9% मिलता था कि 4% मिलता था, लेकिन जो भी परसेंटेज मिलता था वो नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत सेकुलर क्रेडेंशियल की वजह से मिलता था। अब उसका कितना नुकसान होगा, नहीं होगा, ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन अभी तो दिख रहा है। और अभी जो कह रहे थे बड़े नेता, छोटे नेता, आज मंच पर ही गुलाम गौस जो एमएलसी हैं, लालू प्रसाद जी से मिलने भी गए थे ईद के दिन, अशफाक करीम जो अभी आरजेडी से इनके यहाँ आ गए हैं, और अफजल अब्बास जो सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन, ये तीनों लोगों ने मौन साथ लिया। ये मंच पर जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, इनकी प्रवक्ता तो बोली और एक लोग बोले, लेकिन ये तीनों लोग कुछ नहीं। और जब रिएक्शन पूछा गया कि भाई आप तो कल तक तो आपका स्टैंड कुछ और था, आज आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, क्या है आपका स्टैंड बदल गया क्या? तो इन लोगों ने मौन साध लिया, कोई भी रिएक्शन देने से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं से है, ठीक है, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इसको ये डाइल्यूट कर लें, ये तर्क से उसको कन्विंस कर लें, लेकिन अभी जो नाराजगी है वो नाराजगी दिख रही है, वो नाराजगी झेलनी पड़ेगी जेडीयू को। बीजेपी का बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनका तो एक स्टैंड रहा है, वो बीजेपी अपने स्टैंड के तहत एक अपना स्टैंड ले लेते हैं, लेकिन धारा 370 भी जब लागू हो रहा था उस समय भी जेडीयू वॉकआउट कर गई थी पार्लियामेंट से। तो इनके वॉकआउट कर गई थी उस समय। ठीक है, वॉकआउट करना भी एक तरह से अप्रत्यक्ष समर्थन ही होता है, लेकिन आपने सहयोग नहीं दिया। इस बार चूंकि आपने सहयोग दिया, और जो ललन सिंह जिस तेवर में, जिस भाषा में पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, तो एक लगा कि नहीं, मैं जहां बात को लाना चाह रहा था वहां आप ले आए हैं बात को, परिमल जी, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं डॉक्टर संजय इस पर आपसे थोड़ी और बातचीत करूंगा, कुछ सवाल मेरे जहन में आते हैं, लेकिन परिमल जी इसमें मैं आपको इसलिए शामिल करना चाहता हूं क्योंकि सीधा
आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मसला है। एक दौर था, हालांकि बहुत बदलाव आते, अब तो नीतीश जी की सेहत को लेकर भी बहुत चिंताएं जाहिर की जाती हैं, उनको पसंद करने वाले लोग ये चिंताएं जाहिर करते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक दौर वो था जब वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में मंच साझा करने से भी कतराते थे। लेकिन अब देखिए, अब तो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इमेज क्या है, छवि क्या है, शक्ति क्या है भारतीय राजनीति में। क्या धीरे धीरे जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड बदलते हुए अब वो बीजेपी मई ज्यादा हो गया है, यानी अब आप बीजेपी की राह पर अपनी राजनीति को ले जा रहे हैं? प्रवीण जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि कई बार सभी मीडिया चैनल ने दिखलाया और यह सही भी है कि वक्फ बोर्ड थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी स्टेक होल्डर इन द कंट्री, और उसके एनुअल इनकम 12,000 करोड़ रुपए हैं। उसके बावजूद जो सेक्शन कमेटी की अनुशंसा आई कि जो अल्पसंख्यकों की स्थिति दलितों से भी बदतर है, और रियलिटी भी है। आप यदि कई माइनॉरिटी एरिया में देखें तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो भारत में सबसे लंबे समय तक जो शासन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो कांग्रेस का हुआ, और कांग्रेस ने ही सेक्शन कमेटी का गठन किया था, उनकी अनुशंसा भी थी। तो अब एक बार बतलाएं, आज तो हमारे मुहिम राज्यपाल ने भी कहा है, आपने शायद सुना भी होगा, कि बिहार में जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने 2010 में संसद में ही चर्चा की थी वक्फ बोर्ड की संपत्ति के कंटेक्स्ट में। उन्होंने कहा था कि बिहार के पटना के डाक बंगला चौक पर भी कई वक्फ संपत्तियां और अभी भी विद्यमान है। इतनी करोड़ों और खरबों की संपत्ति होने के बावजूद पटना में या बिहार में वक्फ बोर्ड के द्वारा कितनी स्कूल, कितने पर्टिकुलरली जो आश्रय गृह इत्यादि हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय, मतलब मेजोरिटी, देखिए बिहार में 73% ऑफ द टोटल माइनॉरिटी पॉपुलेशन में पिछड़ा, अति पिछड़ा पासमानदा मुसलमान है, और अभी तक 1947 से अभी तक उनको वक्फ संपत्ति के जो लाभ होते थे उनसे मैं देखिए दो चीजें हैं, एक तो हम अच्छा कर रहे हैं। मैं आपने एक इसको प्रश्न की तरह शुरुआत में रखा था परिमल जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं। संजय जी तो इस बात के चश्मदीद हैं, हमने इस पर काफी बात की है। ऐसा नहीं कि वक्फ के जो फायदे हैं, संजय जी ने बड़ा लंबा उसमें डिटेलिंग में एक शो के दौरान उस जानकारी को रखा था, और इसको हम स्वीकार भी करते हैं, इस पर हमने खूब बात की है कि ये जो डिसीजन है इस पर, चलिए ये भी मान लिया कि गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा, बट अल्टीमेटली सेंटिमेंट्स, देखिए राजनीति सेंटिमेंट से चलती है, वो चाहे हिंदुत्व की राजनीति हो चाहे ये अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले हो। हम बात कर रहे हैं दूसरे पहलू की। आपने नैतिक तौर पर बात सही कही है, लेकिन यहां पर मुसलमानों का सड़कों पर उतरना या इसको ऐसा मानना कि ये कुछ हमारे खिलाफ हो गया है, ये तो असर गया है, इसको कैसे काउंटर करेंगे? वो बाकी सब ठीक है कि आप ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, पहले कुछ नहीं हो रहा था अब सब हो रहा है, ये सब मान लिया, लेकिन ये जो सेंटिमेंट है इसको कैसे काउंटर कर रहे हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे सीएम टाइम टेस्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं आपको बतला दूं कि भारत एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बिहार राज्य वक्फ विकास जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, 110 करोड़ की राशि आवंटित की गई वक्फ के विकास के लिए। फिर आप जानते हैं कि हज भवन में हज यात्रियों के लिए लगभग 200 करोड़ की राशियां उपलब्ध कराई हमारी सरकार ने। कब्रिस्तान का घेराबंदी किया और सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यकों के अधिकार जो धार्मिक पर्टिकुलरली तत्वों से जुड़े हुए हैं उससे कोई छेड़छाड़ नहीं। तो जहां तक हमारे पार्टी का प्रश्न, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने कहा ना कि असंतोष की बात, जब सीए भारत में आए तो राजद जैसी पार्टियों ने एक इस तरह का ऑरा बनाया कि भाई अल्पसंख्यकों को डराया धमकाया कि आपकी, मैं आपकी बात को ऐसे समझ लेता हूं, ऐसे समझ लेता हूं कि अंततः अल्पसंख्यक समुदाय को ये समझ में आ जाएगा कि हमारे भले की बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंततः बाद में इनको समझ में आएगा कि ये इनके भले की बात है, ज्यादा भला नीतीश कुमार जी या एनडीए ही कर रहे हैं, और अल्पसंख्यकों को ऐसे समझ लेता हूं। आपकी इस बात को पूरा लब्बो लुआब आपने जो बताया उसका ये समझ में आता है। डॉक्टर संजय, एक बड़ी अहम बात ये भी है कि ये सेंटिमेंट वाली बात जो है इस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल पाएगी, लेकिन चाहे नेताओं का जाना हो या सड़क पर विरोध हो, ये दोनों चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि बेशक गलत हो सही हो वो चर्चा का एक अलग विषय है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के दिमाग में बैठा दिया गया है कि ये कुछ हुआ है, बीजेपी ने किया है, तुम्हारे खिलाफ किया है, और मुस्लिम मतदाताओं पर इसका गहरा असर पड़ेगा। निश्चित रूप से राजनीति में परसेप्शन बनाया जाता है,
परसेप्शन होता नहीं है, बना दिया जाता है। तो हित और अहित की बात तो तब होगी ना जब उसको समझने के लिए लोग तैयार होंगे। वहां पर तो जाकर के वो ठहरने के लिए, समझने के लिए ही तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जो वक्फ के फायदे हैं, और वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये वैधानिक संस्था है, और इसका एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट होना चाहिए जिसमें पारदर्शिता और प्रबंधन पर हमने काफी चीजें बताई थी आपको कि इसके प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर के सवाल हैं, और भला किसका होने वाला है, उसी समाज का, चाहे वो सामाजिक भलाई हो या उनकी आर्थिक भलाई हो जी। लेकिन है क्या कि अभी जो परसेप्शन बना दिया गया है, उसमें परसेप्शन ये बना दिया गया है आपकी जमीनें छीन ली जाएगी, आपके मजार पर कब्जा हो जाएगा, आपके मस्जिद में दूसरे कम्युनिटी के लोग मेंबर बन जाएंगे, आपकी जमीनें हड़प ली जाएगी, सरकार उसको कॉर्पोरेट घराने को बेच देगी। मैं इसको डॉक्टर संजय थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि हमारे साथ अरुण कुमार जी, प्रवक्ता आरजेडी भी क्योंकि जुड़ जाएंगे, तो एक और पक्ष हमको मिल जाएगा। ये बात सही है कि जैसा हमने अभी तक की चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक राजनीति करने का तरीका रहा है। जनता दल यूनाइटेड बेशक साथी है, लेकिन कई मुद्दों पर या तौर तरीकों में भारतीय जनता पार्टी से इतर उसकी राजनीति रही है, और वोट बैंक का समीकरण भी उसके लिए अलग रहा है। तो अरुण जी, मुझे ये बताएं, एक और चिंता मैं देखता हूं आरजेडी की तरफ। हमने काफी बात कर ली है, ऐसा मत सोचिएगा कि सीधे आप आरजेडी से हैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन काफी बात हुई है जेडीयू की समस्याओं पर, भारतीय जनता पार्टी पर सब बात हुई है। लेकिन ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है बिहार में कि आप सिर्फ अल्पसंख्यकों की पार्टी बनकर ना रह जाएं, बहुसंख्यक समुदाय जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है वो ऐसा लगता तश्तरी में आपने सजा कर दे दिया उनको? यह कैसे आप कह सकते हैं प्रवीण जी? हम तो जनता के जो भी सवाल होते हैं हर सवाल को उठाते हैं, चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे वक्फ बिल का सवाल हो, ट्रिपल तलाक का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, हर सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बेवाकी से, बगैर नफा नुकसान का हम आवाज उठाते हैं, सड़क से लेकर सदन तक, हर उन अन्याय के खिलाफ जहां हम देखते हैं इस देश के अंदर अन्याय हो रहा है, चाहे दलितों पर अन्याय हो, चाहे पिछड़ों पर अन्याय हो, चाहे अति पिछड़ों पर अन्याय हो, चाहे अकलियत समाज पर अन्याय, हम हर जगह आपको नजर आएंगे। अरुण जी, मैं बस इसमें छोटा सा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, छोटी सी बात इंक्लूड करना चाहता हूं कि अगर ये ऐसा होता, कोई अन्याय जैसी स्थिति दिखाई देती तो ठीक था। मैंने जो आपने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुसंख्यक समाज जो है वो ऐसे नहीं ले रहा वक्फ को लेकर चीजों को, वो भी मतदाता है आपका, वो इसको अन्याय नहीं मान रहा। या अन्याय वो होता है सामाजिक स्तर पर जब सारा समाज उसको अन्याय माने, तब तो वो अन्याय। अगर अल्पसंख्यक समुदाय, और उसमें भी ये बताया गया कि इतनी बड़ी बहस में समझाया गया, एक धड़ा वहां पर नेताओं का, अल्पसंख्यक समुदायों का रहनुमा ये कहता है कि नहीं ये भला है, वंचित समाज, पसमानदा मुस्लिम के लिए कार्य। आप लोगों का एक नैरेटिव है, आप लोगों ने एक बात को रखा, वो सही है गलत है ठीक है, वो चर्चा विचार विमर्श का विषय है। इसीलिए ये बात उठती है कि आप इस बार के चुनाव में क्या सिर्फ वक्फ और अल्पसंख्यक का मुद्दा लेकर आगे बढ़ेंगे? और अगर यही आपका प्राइम मुद्दा है तब तो ये भारी भी पड़ सकता है। एक सवाल है, जिज्ञासा है। देखिए प्रवीण जी, आपने देखा सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखा और साबित किया कि किस तरह से यह गैर जरूरी बिल है और लोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है, संविधान के अनुच्छेद जी परिमेल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, विपरीत है, संविधान 26 के विपरीत है, 25 के विपरीत है। जम के बहस हुआ और हम तो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं ना। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने 2010 में चिंता व्यक्त की सदन में, और इन्हीं चिंता को हम लोगों ने दूर कर दिया। और वर्तमान जेडीयू का जो नेतृत्व है वो तो अपरिपक्व और अनपढ़ है, बेसिकली कोई विजन तो है नहीं। ये सिंबॉलिक रूप से किसी का समर्थन और किसी का विरोध करते, इनको समझ मुझे नहीं है।
टेक्निकली आप समझिए कि जब इनके नेता लालू जी बोलते हैं सदन में कि भाई वो तो बेसिकली लिस्ट देते हैं संपत्तियों का। एक मिनट परिमल जी, एक मिनट जी, अरुण जी, देखिए ये ठीक बात है कि आप लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन बड़ी जेनरिक बात हो जाती है। मेरा जो प्रश्न है वो अब भी बरकरार है दोनों से ही। मैंने ऐसा नहीं आपसे ये सवाल पूछा, मैंने परिमल जी से भी पूछा था। अल्पसंख्यक नेता उनके यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, उनका तो वोट बैंक है, उनके लिए ज़्यादा चिंताजनक ये स्थिति है। लेकिन डॉक्टर संजय, अभी आपने दोनों को सुना और हम जानते हैं कि हम पॉलिटिकल प्रभाव, और वो उनका अपना धर्म भी है, वो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से वो बातें रखेंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये जो है अल्पसंख्यक वाला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है? हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान जनता दल यूनाइटेड को हो। आरजेडी की क्या स्थिति आप इसमें देखते हैं? नहीं, देखिए, एक माई समीकरण की बात तो बिहार में होती ही है ना, तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज तो है आरजेडी से जुड़ा हुआ, इस सच्चाई को स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है, और उनका एक अच्छा खासा वोट भी मिलता है। कांग्रेस अगर साथ में है तो कांग्रेस के प्रति भी जिस तरह से मुस्लिम समाज मुखातिब हुई है, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज, और खास करके उनके इस तरह के इमोशनल या नैरेटिव परसेप्शन जो आप कहते हैं, इसमें आरजेडी खुल करके साथ दी है, तो और भी मजबूती के साथ ये समाज इनके साथ जुड़ेगा। ठीक है, इसके फायदे नुकसान पर बाद में बात होगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है। अगर बिहार में 18% मुस्लिम है तो 73% पसमानदा मुस्लिम है, जिनके बच्चों की शिक्षा पर कोई बात नहीं होती है, कोई पार्टियां बात नहीं करती है, चिकित्सा पर कोई बात नहीं होती है, उनकी बेहतरी पर कोई बात नहीं होती है, उनके बेवा महिलाओं पर कोई बात नहीं होती है। हाँ, भाषण में तो मंच से अपने तरीके से एड्रेस करना एक अलग बात है। तो इसके फायदे होंगे, घाटे होंगे वक्फ बोर्ड की ट्रांसपेरेंसी से और उनके हिस्से में भी। और मैंने ये देखा है कि चुनाव के दौरान अंतिम समय में चुनाव में कैसे इन चीज़ों को मोल्ड किया जाता है, क्या सेंटिमेंट बनते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि समय बहुत ही संक्षिप्त रहा। अरुण जी, आप थोड़ा सा हमारे साथ देर से जुड़े, नहीं तो चर्चा और आनंददायी होती। लेकिन परिमल जी, बहुत शॉर्ट में आप दोनों के कमेंट लूंगा, बिल्कुल शॉर्ट कमेंट लूंगा। परिमल जी, ये बात तो सही है कि बीजेपी को, मैंने पहले भी कहा था, सवाल बरकरार रहेगा, बीजेपी को बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके वोट बैंक पर इसका असर पड़ सकता है। नहीं प्रवीण जी, हमारे वोट बैंक बढ़ेंगे। आप समझिए कि हमारे नेता का एजेंडा है डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, और वक्फ संपत्ति के मैक्सिमम वक्फ संपत्ति पर अधिपत्य 1%, 0.5% जो व्यक्ति हैं उन्हीं का है, जो निचले तबकों के मुसलमानों के हित में नहीं है। That's the point। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही अरुण जी। पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये दो चीजों से आप दूर ना हो जाएं कहीं। आप अल्पसंख्यक के साथ है, ठीक है, अच्छा है, आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पिछड़ा, अति पिछड़ा से दूर ना हो जाए। देखिए प्रवीण जी, ये लोग गुमराह करने की प्रयास कर रहे हैं। ये तो आपके लिए कह रहे हैं। जान लीजिए, और बिहार और देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। हुआ इस रूप में भी इन लोगों का चाल चलित चेहरा उजागर हो गया, इम्प्लीमेंट होगा, और इन लोगों को जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अरुण जी, उम्मीद करूंगा अगली चर्चा में थोड़ा और समय आपके साथ मिल पाए। थोड़ा आप देरी से जुड़े थे, अन्यथा ये चर्चा शुरुआत से इसी रंग में होती। पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जुड़कर अपना पक्ष रखा, आरजेडी का पक्ष रखा। परिमल जी, आपका धन्यवाद। डॉक्टर संजय कुमार, एक बार फिर आपका धन्यवाद, आपने एनालिस्ट के तौर पर दोनों तरफ के पहलुओं को रखा।